की वफाकी हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्वदा मंजर-ए-आम पर आया है। 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 160 और शक 3A में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। आइन के आर्टिकल 213 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में भी तरमीम की तजवीज़ शामिल की गई है। इसी पर बात करने के लिए सरबराह फील्ड डॉट अहमद बिलाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, जिस तरह से 27वीं आईनी तरमीम की जो मुसव्वदा है उसके बारे में चीज़ें बाज़गश्त हैं, क्या कहेंगे इस तरमीम के हवाले से, क्योंकि आर्टिकल 160 और शेख नंबर 3A में तरमीम की तजवीज़ दी गई है और उसी तरह ही 213 जो आर्टिकल है आइन का, उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की भी तरमीम की जो तजवीज़ है वो भी दी गई है। तो क्या कहते हैं ये आर्टिकल और क्या तब्दीली इसमें मुतवक्के है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो तरामीम है इनमें से अक्सर तो कोई हैरान को नहीं है, क्योंकि ये जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो उस वक्त भी बहुत सी चीजें उस पर शामिल थी, लेकिन चूंकि उनको उस वक्त इस लेवल के नंबर्स उनके पास नहीं थे और वो मजबूर थे कि JUI ने जिन चीजों पर इतराज किया है उनको विड्रॉ कर लें, तो इसलिए वो चीजें नहीं हो सकी। तो अब चूंकि इनको रिजर्व सीटों के फैसले के बाद पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर 2/3 मेजॉरिटी इनको हासिल हो गई है और उनको अब JUI के एतराज का कोई खौफ नहीं रहा, तो वो सारी चीजें वो दोबारा जो अनफिनिश्ड एजेंडा था 26 का वो 27 पे वो पूरा करना चाहते हैं। इसमें से चंद बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन चंद बातें खतरनाक भी हो सकती हैं। मतलब वो जो डेडलॉक खत्म करने की बात कर रहे हैं वो ECP की अपॉइंटमेंट में, उसमें लास्ट टाइम भी उन्होंने कोशिश की थी कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन को इस वक्त तो पाबंदी है कि वो एक ही बार अपॉइंट हो सकते हैं, दूसरी बार नहीं हो सकते। तो मुझे डर है कि अब वो ये तरमीम ये ना करना चाहें कि दूसरी बार फिर उनको री अपॉइंट किया जा सके, जो मेरा ख्याल है आज़ाद इलेक्शन कराने की रूह के खिलाफ होगी ये बात। और मैं हैरान ये भी हूँ कि लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाने के लिए जो आईनी तरमीम जिसका वादा इन्होंने MKM के साथ कर रखा है PMLN ने एक मुआहदे की शक्ल में, और अभी पंजाब असम्बली ने भी उसका मुतालबा किया है मुतफ़िक़ा तौर पर, वो इस मुसव्वदे का हिस्सा नहीं लगती, तो मेरे ख्याल में उसको भी शामिल होना चाहिए। अच्छा सर, हमेशा से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती रही है 18वीं तरमीम का और इसके बारे में आज भी जिक्र किया जाता है इतने सालों बाद भी। जिस तरह से उसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उसके अंदर भी तरमीम करने की ख्वाहिश रखती है गवर्नमेंट, अगर इसमें तरमीम की जाती है तो पीपल्स पार्टी के बयान से तो वो बिल्कुल तजाद में है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को ये फैसला करना, इसको सपोर्ट करना जरा मुश्किल होगा, इसीलिए उन्होंने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई है जिसमें काफी गौर करेंगे। मिसाल के तौर से ये नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड में जो सूबों का हिस्सा है उसमें इस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशन में पाबंदी है कि उसमें कमी नहीं हो सकती, तो अब ये उसको खत्म करना चाहते हैं ताकि हालात के मुताबिक उसमें कमी भी की जा सके, बढ़ाया भी जा सके। तो ये चूंकि 18वीं तरमीम के जरिए हुआ था तो ये भी बड़ा पीपल्स पार्टी के लिए एक क्वेश्चन होगा कि क्या वो ये मंजूरी देंगे इसके करने की। फिर वो एजुकेशन और पॉपुलेशन प्लानिंग का जो मामला है वो भी अब सूबों के हवाले था, उसको भी मरकज में लाने की बात है, तो वो भी पीपल्स पार्टी के लिए किसी हद तक मुश्किल होगी। बाकी चीजें शायद उनके लिए इतनी मुश्किल ना हो, लेकिन ये दो बातें शायद उनके लिए मुश्किल होंगी। तो अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी किस हद तक इसका साथ देती है। ठीक है अहमद साहब, ये भी कहिएगा, अभी आपने एजुकेशन और पॉपुलेशन सब्जेक्ट का जिक्र किया है, तो इसके साथ इसी सेक्शन के अंदर और बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो कौन कौन से मुहर्रिकात इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या हेल्थ सेक्टर भी इससे मुतासर हो सकते हैं और बाकी चीज़ें भी इसमें आ सकती हैं? देखिए, वो जहाँ तक हेल्थ का ताल्लुक है वो बैन अवी जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें कुछ मुश्किल पेश आती है अगर वो वफाक के ज़ेर इंतजाम ना हो वो सब्जेक्ट, लेकिन वो इतना बड़ा मामला नहीं है। लेकिन एजुकेशन का मामला इसलिए बड़ा है कि वो यूनिफॉर्मिटी सूबों के दरमियान किसी हद तक होना जरूरी है, और ये जब 18वीं तरमीम हुई थी तो आप उसका पूरा रिपोर्ट देखें तो उसमें भी कई लोगों के इख्तलाफी नोट भी शामिल थे। मरहूम एहसन जफर साहब ने भी उस पर इख्तलाफी नोट दिया था और गालिबन एहसन इकबाल साहब ने भी दिया था।
تو یہ جو اختلافی نوٹ اس وقت سے موجود ہے، تو ایجوکیشن کے معاملے میں میرے خیال میں تو اس کی ترمیم کی ضرورت ہے، لیکن ہیلتھ کے معاملے میں شاید اس حد تک ضروری نہیں ہے. پاپولیشن پلاننگ کا بھی مجھے نہیں معلوم کہ یہ کرنا کیوں ضروری ہے، لیکن میں ایجوکیشن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کسی حد تک یونیفارمٹی لانے کے لیے یہ مرکز کے تحت یہ سبجیکٹ ہو تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. احمد بلال صاحب، بیرسٹر عقیل نے اس مجوزہ ترمیم کے حوالے سے کیا کہا تھا، آئیے آپ کو سناتے ہیں. جو ایک ایشو ہے وہ بالکل ایک کرٹیسزم آتا ہے کہ کورٹ ود ان اے کورٹ ہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں ہونا چاہیے، وچ آبویسلی از ایک انفنش ایجنڈا ہے. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام بالکل وہ پہلے بھی تھا 24ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ، ابھی بھی ہے. اور اسی طرح جو ایگزیکٹو کی میجسٹریل پاورز ہیں وہ آپ کو بالکل ڈسٹرکٹ لیول پہ یا لوکل لیول پہ اس کی ترسیل جو ہے وہ اس کو یقینی بنانا ہے. اسی طرح آرٹیکل 243 کے اوپر جو بات کی جا رہی ہے، ظاہری بات ہے کہ 1973 کے آئین کے بعد پہلی دفعہ مارکہ حق کے بعد اور بنیان مرصوص کی کامیاب آپریشن کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا جو ایک آنر ہے ہمارے آرم فورسز کے چیف سید آصم منیر صاحب، بالکل اس حوالے سے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، تو اس کو بھی کہیں کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگز میں ایڈریس ہونا ہے. اسی حوالے سے پھر دیگر جو چیزیں ہیں کہ جس طرح ایک ڈیڈ لاک پرسسٹ کرتا ہے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، ظاہری بات ہے وہ بھی ایک معاملہ آپ کو دیکھنا ہے.